Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह है ISO 9001 2015। आज हम पूरे इस सेशन में जितने क्लाउसेस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले दो तीन बातें आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले जस्ट ISO 9001 2015 पे एक बेसिक कंसेप्ट बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इस सेशन को समझने में बहुत ही ईजी हो। और यह सेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए क्लियर कंसेप्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि मैं एक अलग से ISO पे एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जो कि आप देखेंगे उसमें बहुत ही डिटेल से हमने समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जिसमें हर क्लाउज को, हर सब क्लाउज को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो उसे भी आप जरूर देखेंगे, मेरी आशा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 10 क्लाउसेस होते हैं, 1 से लेके 10 तक, जिसमें 1 से लेके 3 तक टर्म्स एंड डिफिनेशंस होते हैं। जो मेन क्लाउज जो शुरू होता है वह होता है 4 से लेके 10 तक। तो आज हम जो बात करेंगे 4 से लेके 10 तक बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 4 का, जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, इसमें हम 4 सब क्लाउज के बारे में जानेंगे, 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4। लेकिन इसको जानने के पहले जस्ट आपको मैं बता दूं, यह जानना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है तो उसके कुछ पर्पस होते हैं। तो जब हम एक्टिविटी, उस पर्पस को पाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं जो उस पर्पस को इफेक्ट करते हैं। तो यह क्लाउज जो है, यह जो स्टैंडर्ड कहता है कि उसी फैक्टर्स को आप पता लगाइए जो हमारे पर्पस को, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इफेक्ट करता हो, तो उसी को हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब इसके सब क्लाउज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है 4.1, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम इशूज़ के पता लगाते हैं। इशूज़ किसे कहते हैं? इशू जो जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे पर्पस को फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उस इफेक्ट करने पे कुछ इशू जनरेट होते हैं, उसी को हम इसमें हम पता लगाते हैं और उसको हम रिजॉल्व करते हैं इशू के बारे में। आइए देखते हैं कि इशू कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का इशू होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल इशू की बात करें तो लीगल, मार्केट, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल हो गया। और इंटरनल इशूज हो गया, वैल्यूज हो गया, इंटरनल कल्चर हो गया, नॉलेज है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, यह सब जो है इंटरनल इशूज कहे जाते हैं। तो इसमें इस स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आप उस इश्यूज को पता लगाइए और उस पर आप एक्शन लीजिए। तो हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले तो हम देख लिए कि इश्यूज क्या क्या होते हैं। 2 टाइप के इशू होते हैं और यह किस तरह से इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसका एक्शन क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह एक टेबल है जिसमें हमने एक फैक्टर्स लिया है, मार्केट लिया है फैक्टर्स। इसका इशू क्या हो सकता है? हाई कंपटीशन फॉर सेम स्कोप। कहने का मतलब, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक ही टाइप का अगर कोई कंपोनेंट या कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें हाई कंपटीशन होगा मार्केट में। यह एक तरह से इशू है। उस इशू का किस तरह का इशू होगा? वह होगा एक्सटर्नल इशू। एक्सटर्नल, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी इशू है उसका 2 तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव है तो हमें एक्शन लेना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक्शन क्या लेंगे? हम यह कोशिश करेंगे कि हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सही हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जहाँ एक्शन शुरू होता है वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन के निकल के आता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को हम टारगेट के रूप में लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर हम एक्शन लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो रेटिंग जो है कस्टमर के नज़र में क्या है। तो उसका उस रेटिंग को हम पता लगाएंगे और उस रेटिंग का हम अलग से टारगेट फिर लेंगे कि अगर 95% है तो 100% कस्टमर रेटिंग
कैसे होगा। तो यह एक एग्जाम्पल रहा 4.1 का, जो कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इश्यूज के बारे में हमने जाना। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा सब क्लाउसेस का 4.2 का। दोस्तों 4.2 जो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वह इंटरेस्टेड पार्टी को यह स्टैंडर्ड कहता है कि उसी इंटरेस्टेड पार्टी को आप डिटरमाइन करना है और उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल लिया है, इसके अलावा भी आप कुछ ले सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट है, बिजनेस पार्टनर है, स्टाफ है, वर्कर्स है, यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, कस्टमर है, सप्लायर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सर्टिफिकेशन बॉडीज है, ट्रेनर है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी हो सकता है। तो ये 4.2 जो है उसी के बारे में बात करता है कि इंटरेस्टेड पार्टी के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट कीजिए और उसको रिजॉल्व कीजिए। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर इंटरेस्टेड पार्टी हमने कस्टमर लिया है। कस्टमर का नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है अपने सप्लायर से? ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो सही होनी चाहिए, क्वालिटी सही रहना चाहिए। और इसका कंट्रोल कैसे होगा? ऑन टाइम डिलीवरी के लिए डिलीवरी मॉनिटरिंग करेंगे, और कॉस्ट के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएंगे, और क्वालिटी के लिए क्वालिटी पॉलिसी बनाएंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो वहाँ पे डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए मार्केट या डिस्पैच डिपार्टमेंट हो सकता है, बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए टॉप मैनेजमेंट हो सकते हैं, और क्वालिटी पॉलिसी के विंडो पर्सन क्यूए हो सकता है। और जब ये इंटरेस्टेड पार्टी, तो इसका एक्शन क्या होगा? तो इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि यह जो इंटरेस्टेड पार्टी कस्टमर है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जैसे हमने बोला कि एक्शन के बाद ही ऑब्जेक्टिव बन के आता है मेजरेबल में। मेजरेबल में हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कस्टमर का रेटिंग क्या चल रहा है, हमारा सेटिस्फेक्शन उनके प्रति क्या है, और उसके बाद हम उस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को आगे कितना लेंगे उसका टारगेट पे हम काम करेंगे। इसी तरह से सप्लायर का भी है, उस तरह से आप देख सकते हैं। सप्लायर इंटरेस्टेड पार्टी है, उसका नीड एक्सपेक्टेशन क्या है, कंट्रोल कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, एक्शन टेकन क्या होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या बन के निकलेगा, इसमें हम देखते हैं। तो दोस्तों यह रहा 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। आइए अब हम बात करते हैं कि 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या बात करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्कोप डिफाइंड होनी चाहिए, स्कोप बनना चाहिए। स्कोप किसका बनना चाहिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। और वो किस बेस पे होना चाहिए स्कोप? वह जो हमने अभी बात किया कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज को लेते हुए, और रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी को लेते हुए, और जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं इसको बेस मानते हुए हमें स्कोप बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वह कोई सीट मेटल का पार्ट बनाता है और वह सप्लायर भी और मैन्युफैक्चरर है, तो उसका स्कोप क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ सीट मेटल ऑटो पार्ट्स। इस तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हमने समझाने की कोशिश किया। तो दोस्तों 4.3 में हमने डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जाना। आइए अब हम बात करते हैं 4.4। दोस्तों 4.4 स्टैंडर्ड क्या कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। कहने का मतलब कि इसमें जो है कि ये स्टैंडर्ड कहता है कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेस किसे कहते हैं? यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो भी हम काम करते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? सेट ऑफ प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोसेस जो है ISO 9000 क्या कहता है? ISO 9001:2015 के अनुसार प्रोसेस इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज which transforms inputs into outputs by employ of some resources। कहने का मतलब कि प्रोसेस ISO के अनुसार कहता है कि यह एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जिसमें इनपुट होते हैं, कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ हम उसके बाद कुछ आउटपुट निकलता है। टोटल प्रक्रिया को
टोटल एक्टिविटीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आप उस प्रोसेस करने के लिए आप उसके इनपुट को डिफाइन कीजिए, उसके आउटपुट को डिफाइन कीजिए और प्रोसेस में होने वाले सीक्वेंस पता लगाइए, डिटरमाइन कीजिए मेथड को, और उसके बाद जो भी रिसोर्सेस है उसको डिटरमाइन कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिफाइन करके और रिस्क और अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप प्रोसेस कीजिए। यह कहता है 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। तो दोस्तों यह रहा क्लाउस नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब हम बात करते हैं क्लाउस नंबर 5 लीडरशिप का। इसमें 3 सब क्लाउस आपको मिलेंगे, 5.1, 5.2 और 5.3। आइए हम बात करते हैं कि लीडरशिप किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि लीडर किसे कहते हैं। तो लीडर वह होता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और एक लीडरशिप की भूमिका निभाना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि टॉप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से इन्वायरमेंट को यानी वातावरण को क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लाई उस डायरेक्शन को माने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या एम को अचीव करने में सहायता करे। यह बात करता है स्टैंडर्ड लीडरशिप के क्लाउस के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं 5.1 का लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसमें टॉप मैनेजमेंट को एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जवाबदेही बनना चाहिए। किसके लिए? इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और वह मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार उसमें इस्टेब्लिश है कि नहीं है। और उसके बाद प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को यूज़ करने के लिए प्रमोट करना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। और टॉप मैनेजमेंट जो भी रिसोर्सेस है उसको अवेलेबल कराए। यह बात करता है 5.1.1 में। आइए देखते हैं कि 5.1.2 में क्या कहता है। इसमें 5.1.2 कस्टमर फोकस, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को या कस्टमर का फोकस को भी दिखाना चाहिए, यानी कि जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। यह टॉप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए हम बात करते हैं अब आगे है 5.2 पॉलिसी के बारे में। इसमें कहता है 5.2.1 में इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कि इस्टेब्लिश का मतलब कि स्टार्ट करना चाहिए, और किसको? क्वालिटी पॉलिसी को। और इम्प्लीमेंट का मतलब कि रन करना चाहिए, और मेंटेन करना चाहिए ओवर द विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और साथ में यह भी क्वालिटी पॉलिसी जो बना है वह सपोर्ट करे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को। इसके बाद यह भी कहता है कि क्वालिटी पॉलिसी को जो भी इंटरेस्टेड पार्टी जो 4.2 में हमने डिस्कस किया था वह अवेलेबिलिटी कराना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी को। 5.2.2 में यह कहता है कि कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, यानी कि यह जो क्वालिटी पॉलिसी जो भी बना है उसको हर डिपार्टमेंट में विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहिए और उसके बारे में अंडरस्टूड कराना चाहिए सभी एम्प्लाई को। आइए अब हम बात करते हैं 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी के बारे में। इसमें स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को एक अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए असाइन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वह इंश्योर कर सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का परफॉर्मेंस है वह रिपोर्ट करते रहे टॉप मैनेजमेंट को। इस तरह से असाइन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को। और उसके साथ जो भी कस्टमर का फोकस है वह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर करते रहे, और साथ ही जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो भी है उसको मेंटेन करके रखे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यह बात करता है 5.3। तो दोस्तों यह रहा 5 नंबर जो 5 लीडरशिप के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं आगे नंबर 6 यानी कि प्लानिंग। इसमें है 3 सब क्लाउस है 6.1, 6.2 और 6.3।
आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें है 6.1 में एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें 6.1.1 में यह बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर इश्यूज एंड इंटरेस्टेड पार्टी मेंशन इन 4.1 एंड 4.2 रेस्पेक्टिवली एंड डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब कि जो भी हमने बात किया था 4.1 और 4.2 में जो इशू और इंटरेस्टेड पार्टी की बात किया था हम लोगों ने, उसको कंसीडर करते हुए रिस्क और अपॉर्चुनिटी को डिटरमाइन करें, यह 6.1.1 कहता है। उसके बाद 6.1.2 कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिटरमाइन किया था रिस्क और अपॉर्चुनिटी को, उसको एक्शन करने के लिए प्लान बनाए और वह इवेल्युएट करे टाइम टू टाइम कि एक्शन किस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह बात करता है 6.1.2 में। आइए अब हम बात करते हैं 6.2 में, जो कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें दोस्तों बात करता है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का। 6.2.1 में यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करे, और वह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के अनुरूप है। और यह भी कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, वह मेजरेबल होना चाहिए और वह कस्टमर का सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, और उस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट भी होना चाहिए। 6.2.2 में कहता है कि व्हेन द प्लानिंग एंड हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब इसमें प्लान बनाना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसका किस तरह से अचीव कर सके, टारगेट को पूरा कर सके, 6.2.2 में बात करता है। आइए हम बात करते हैं कि 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस, यानी कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड फॉर एनी चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द चेंज शैल बी इन प्लान्ड मैनर। कहने का मतलब कि यदि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो हमने प्लान बनाया था अचीव करने के लिए, उसमें यदि कोई चेंज करना पड़े तो वह चेंजेस जो है एज पर प्लान मैनर के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लाउज नंबर 7 यानी सपोर्ट के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था प्लानिंग के बारे में, जो 6 नंबर क्लाउज था, और प्लानिंग के बाद ऑपरेशन की बात आती है। ऑपरेशन करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस क्लाउज में हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। और इसमें जो है, इसमें 5 सब क्लाउज होते हैं जो एक एक करके समझते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले है 7.1 रिसोर्सेज के बारे में, और इसके सब क्लाउज जो है 7.1.1 जनरल में बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल है और कितने नीड्स है उसको फाइंड आउट करें, और जो भी उसके बीच में गैप, यानी कि रिक्वायरमेंट कितना है और अवेलेबल कितना है, दोनों के बीच में जो गैप बनता है उस रिसोर्सेज को फुलफिल करे, चाहे वह एक्सटर्नली प्रोवाइड करके करना पड़े। और 7.1.2 पीपल की बात करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड और कॉम्पिटेंस जो पीपल चाहिए उसके अवेलेबल कराए। 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इसके अंतर्गत बिल्डिंग आ गया, इक्विपमेंट का रिसोर्सेस होता है और ट्रांसपोर्टेशन का रिसोर्सेस होता है। यह सब आता है 7.1.3 में। आइए अब हम बात करते हैं कि 7.1.4 जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस की बात करता है। इसमें यह बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे प्रोसेस होगा वहाँ का इन्वायरमेंट यानी वातावरण सही ढंग से होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, यानी कहने का मतलब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर सोशल का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मेल फीमेल काम करते हैं तो उनकी सब फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल में यह बात होती है कि जो भी इसमें स्टाफ या पर्सन जो काम करते हैं उनके कैपेसिटी के अनुसार उनको वर्क कराना चाहिए। कोई मनोवैज्ञानिक तनाव या साइकोलॉजिकल जो है टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी भी मेल या फीमेल के साथ। और यहाँ पे बात करता है 3 नंबर में जो फिजिकल है, उसके यह बात करता है कि जहाँ पे ऑपरेशनल प्रोसेस हो रहा है वहाँ का वातावरण सही ढंग से होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर हुआ,
ह्यूमिडिटी हुआ, लाइट हुआ, नॉइस हुआ, स्ट्रेस रिड्यूसिंग हुआ, यह सब चीज़ें मेंटेन रहना चाहिए कि किसी भी तरह का जो प्रोसेस हो रहा है सही हो और जिससे कि हम प्रोडक्ट या सर्विसेज सही ढंग से प्रोवाइड करा सके अपने कस्टमर के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेस में 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग की बात करता है, इसमें 7.1.5.1 में जनरल में बात करता है कि जो भी रिसोर्सेस हो, चाहे वो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हो या मेजरिंग इक्विपमेंट है, वो अवेलेबल कराए ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर मॉनिटरिंग या मेजरिंग इक्विपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी प्रोसेस को हम मॉनिटर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेम्परेचर का जो हम चेक करते हैं वो टेम्परेचर मीटर का कहा जाता है, उसको हम मॉनिटरिंग इक्विपमेंट कहेंगे। उसी तरह से यदि कोई अगर हम प्रेशर का हम चेक करें, उसको हम प्रेशर गेज से चेक करते हैं, उससे हम प्रेशर गेज यानी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट कहते हैं। और दूसरा जो है मेजरिंग इक्विपमेंट, जो कि हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ है, विड्थ है, डाया है, इस तरह से इसको इक्विपमेंट कहते हैं। यानी कि मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट को प्रोवाइड कराए ऑर्गेनाइजेशन, इस सब क्लाउज में बात करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसी में 7.1.5 के 7.1.5.2 में मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी की बात करता है कि कोई भी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हो या मेजरिंग इक्विपमेंट हो, उसका समय से कैलिब्रेटेड होना चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड होना चाहिए जिससे कि वो समय पे कैलिब्रेशन हो सके इक्विपमेंट का। आइए अब हम बात करते हैं 7.1.6 में, जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की बात करता है। इसमें यह स्टैंडर्ड बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज की ज़रूरत है उसको डिटरमाइन करे और मेंटेन करे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और जो भी अगर एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत है तो वह बाहर से ट्रेनिंग के रूप में अवेलेबल करवाए। यह बात करता है 7.1.6 में। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 7.2, जो कॉम्पिटेंस की बात करता है। इसके अनुसार जो भी इसके अनुसार यह 7.2 कॉम्पिटेंस की बात करता है। इसके अनुसार जो भी पब्लिक, जो भी उसमें पर्सन काम करते हैं, वह एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कुल मिलाकर के, जैसे कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए, यह ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे, डिफाइंड करे। फॉर एग्जांपल, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंजीनियर की ज़रूरत है तो उसके लिए एजुकेशन फिक्स किया गया है, वह है बी मैकेनिकल होना चाहिए या डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए। बी मैकेनिकल के लिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल में पार्ट इंस्पेक्शन, कापा, एसपीसी, ईटीसी, यह सब स्किल के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों यह जो मिनिमम क्राइटेरिया है यह ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। आइए अब हम बात करते हैं 7.3 अवेयरनेस के बारे में, जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन को सभी पर्सन को जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अवेयर कराना चाहिए। अवेयर किस बात की कराना चाहिए? पहली बात है क्वालिटी पॉलिसी की कराना चाहिए, दूसरी है रिलेवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की कराना चाहिए, और जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में लगे हुए हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन का अवेयरनेस कराना चाहिए सभी डिपार्टमेंट में। आइए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का। ऑर्गेनाइजेशन को यह डिटरमाइन करना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा हो, चाहे वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको क्लियर कट होना चाहिए कि क्या कम्युनिकेट करना है, कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। यह सब क्लियर डिफाइंड होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंतर्गत में, जो कि सब क्लाउज 7.4 में कहा गया है। आइए अब हम बात करते हैं 7.5 में, जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। इसमें 7.5.1 में यह बात करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहा हो, चाहे वो इंटरनल स्टैंडर्ड हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाए, वह उसमें इफेक्टिवनेस के साथ उसको मेंटेन होना चाहिए। और 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। इसके अनुसार यह कहता है कि जो भी
डॉक्यूमेंट चाहे वह क्रिएट किया जा रहा हो या अपडेट किया। यहाँ पे दोस्तों अंतर यह है कि जो नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें हम जब अपडेट करते हैं तो उसको हम अपडेटिंग कहते हैं। तो इसमें यही बात करता है कि जो भी क्रिएटिंग या अपडेटिंग है उसमें डॉक्यूमेंट का जो है वह सही ढंग से क्लियर कट उसमें डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी कि किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट है, सीरियल नंबर, सब चीज़ उसमें डिफाइंड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें जो प्रिपेयर करने वाला है वह कौन प्रिपेयर किया और कौन अप्रूवल किया, वह पूरा अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। 7.5.3 में कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। यह कहता है कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वह किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट वाइज, वह डिफाइंड होने चाहिए। कहाँ स्टोरेज होगा, उसका मास्टर कॉपी कहाँ रहेगा, प्रिजर्वेशन कैसे होगा, यह डिफाइन होना चाहिए। और उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, यह डिफाइन होना चाहिए। और रिटेंशन पीरियड जो भी है, कब कितना दिन तक उसको रखना है, यह डिफाइन होना चाहिए। और इसका डिस्पोजिशन यानी कब इसको डिस्पोजल करना चाहिए, यह पूरा डिफाइंड होना चाहिए। यह कहता है 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के सब क्लाउज में। तो दोस्तों यह एक रहा 7 नंबर क्लाउज जिसको सपोर्ट के बारे में हमने बात किया। तो अब हम बात करते हैं क्लाउज नंबर 8 ऑपरेशन का। इसके पहले हमने बताया था क्लाउज नंबर 4 में जो हमने जिक्र किया था रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का, उसको अब हम इस क्लाउज में इसमें हम जानेंगे उसका कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ हमने 6 नंबर क्लाउज में हमने जिक्र किया था प्लानिंग का। तो दोस्तों अब हमारा उसका समय आ गया है जिसे हम इसमें प्रोसेस में लाएं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन में हम 8 नंबर क्लाउज है इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इस क्लाउज में 7 सब क्लाउज है जो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। इसमें जो हमने 4.4 में जिक्र किया था प्रोसेस का, अब उसका हम प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। यानी दूसरे शब्द में हम बात करें तो हमें प्लान करना है। किसकी प्लान करनी है? 4.4 में जो हमने प्रोसेस की बात किया था उसके बारे में। और क्यों करनी है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है, अचीव करना है, इसीलिए हमें प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है और उसे कंट्रोल करनी है। इस 8.1 में हम जानेंगे कि जो भी प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसका प्रोसेस या प्रोडक्ट का जो भी है क्राइटेरिया सेट करेंगे। यानी कि हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सेप्ट क्राइटेरिया को हम फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रोसेस होगा वह कंट्रोल के अंदर होगा। यह बात करता है 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। आइए अब हम बात करते हैं 8.2 का जो रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता है। इसमें हम जानेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वह कैसे जानेंगे? वह जानेंगे 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन से। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट और सर्विसेज का उसका हम इंफॉर्मेशन लेंगे कस्टमर से। और कस्टमर से जो कम्युनिकेट करेंगे वो किसके किसके बारे में हो सकता है? वह हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है उसका इंफॉर्मेशन लेंगे, वह इंक्वायरी करेंगे और जो भी कोई चेंजेज होता है रिक्वायरमेंट से उसका हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टैक्ट एंड ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। कस्टमर फीडबैक यानी कोई भी अगर कंप्लेन है उसके बारे में बात करेंगे। और कोई भी कस्टमर का प्रॉपर्टी यदि ऑर्गेनाइजेशन के एंड में है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 8.2.1 में कस्टमर से कम्युनिकेशन की बात करता है स्टैंडर्ड। आइए अब हम बात करते हैं कि 8.2.2 जो हमने रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेज की जो है उसको हम डिटरमाइन करेंगे इस सब क्लाउज में। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इंश्योर करेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, चाहे वह रिलेटेड हो एनी
लीगल रिक्वायरमेंट्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हो या कोई क्लेम से रिक्वायरमेंट हो, जो भी है वह 8.2.2 में डिफाइन करता है या पता लगाने की कोशिश करता है कि स्टैंडर्ड इसमें डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। 8.2.3 बात करता है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने रिक्वायरमेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पर अब रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब हम फाइनल सप्लाई करने के पहले एक रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और यह रिव्यू जो करेंगे वो किसके रिगार्डिंग करेंगे, या रिव्यू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग करेंगे, या लीगल रिक्वायरमेंट कोई है उसके बारे में बात करेंगे, और यह जो कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि डिलीवरी के समय या पोस्ट डिलीवरी के एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, और जो रिव्यू किसके बारे में बात करेंगे, कोई इस तरह से रिक्वायरमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है लेकिन कस्टमर अभी तक उसे स्टेटमेंट में नहीं दिया है, उसके बारे में बात करेंगे, और कॉन्टैक्ट एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने देखा कि कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जो कि कस्टमर ने जो कुछ बात बोला है वह डिफर कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि 8.2.3 में प्रोडक्शन करने के पहले, प्रोडक्ट को सप्लाई देने के पहले टोटल एक्टिविटीज़ को हम रिव्यू करेंगे, इस 8.2.3 में बात करता है। आइए हम बात करते हैं 8.2.4 के बारे में, जो चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी चेंजेज हुआ है रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, यह स्टैंडर्ड यह कहता है कि उसको डॉक्यूमेंट के रूप में रखिए, डॉक्यूमेंट के रूप में लाइए, और जो भी चेंजेज हुआ है वह जो भी कंसर्न पर्सन है उससे आप अवेयर कीजिए। यानी कि इवन यदि कोई ऑपरेटर भी उससे रिलेटेड है तो उसको भी आपको अवेयर करना है चेंजेज के बारे में, जिससे कि ओके मटेरियल अपने कस्टमर एंड पे जाए। आइए अब हम बात करते हैं 8.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, इस सब क्लाउज में यह स्टैंडर्ड कहता है कि यदि आप प्रोडक्ट का डिजाइनर है, यानी डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल है। यदि कस्टमर आपको डिजाइन करके देता है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि यदि आप कोई प्रोडक्ट अपना खुद का डिजाइन है तो आप उसे इस्टेब्लिश कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए। यह बात करता है 8.3 में। इसमें 6 सब क्लाउसेस है। 8.3.1 जनरल की बात करता है, 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करता है, 8.3.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की बात करता है, और 8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की बात करता है कि कैसे हम उसे कंट्रोल करेंगे डिजाइनिंग के समय में, और 8.3.5 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट की बात करता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हो रहा है कि नहीं, और 8.3.6 डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस की बात करता है कि यदि कोई चेंजेज होता है ड्यूरिंग द डिजाइन एंड डेवलपमेंट हम कैसे उसको चेंज करेंगे, इसकी बात करता है। यह रहा आपको 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। आइए दोस्तों हम बात करते हैं 8.4 जो कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटर्नली प्रोवाइडर किसे कहते हैं। सपोज कोई ओईएम्स कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हीरो मोटोकॉर्प है जो कि 2 व्हीलर बनाकर मार्केट में गाड़ी प्रोवाइड कराती है। तो वह जो 2 व्हीलर है वह जितने बाइक का पार्ट है वो सब अपने एंड पे नहीं बनाती है। वो 90% जो प्रोडक्ट है, जो पार्ट है, वो अपने सप्लायर से लेती है, और सप्लायर भी हर पार्ट को अपने एंड पे नहीं बनाता है, हर प्रोसेस को अपने एंड पे नहीं करता है। वह भी अपने सप्लायर से, यानी कि सब सप्लायर के पास वह प्रोसेस करवाता है। तो जो सप्लायर का सब सप्लायर है, यानी कि ओईएम्स कंपनी का सप्लायर और उसका जो सप्लायर है, उसे हम एक्सटर्नली प्रोवाइडर कहते हैं।
इसमें 8.4.1 में यह बात करता है कि जो भी आपका एक्सटर्नली प्रोवाइडर है उसका कंट्रोल करना, उसकी जिम्मेदारी आपको है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करे कि जो भी अपने सप्लायर के एंड पे प्रोसेस करवा रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है उसका कंट्रोल उसके हाथ में रहे, उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ में रहे। यह बात करता है 8.4.1। आइए अब हम बात करते हैं 8.4.2 जो टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की बात करता है। यह कहता है कि यदि आपके कोई भी प्रोसेस या प्रोडक्ट अपने सप्लायर यानी कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर के पास हो रहा है तो आप किस हद तक उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आप उसको डिफाइन करना है 8.4.2 में। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई आपका पार्ट वहाँ से आपके सप्लायर से आता है तो आप उसको इनकमिंग में कंट्रोल करेंगे, कैसे चेक करेंगे, नहीं करेंगे, यह आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यदि कोई आपका प्रोसेस चल रहा है अपने सप्लायर के पास, एक्सटर्नल प्रोवाइडर के पास, तो आप उसको ऑडिट करेंगे, कैसे करेंगे, वो कैसे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, यह बात करता है 8.4.2 में। आइए अब हम बात करते हैं 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इसमें यह बात करता है कि आपका जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्मेशन करना है, यानी कि कम्युनिकेट करना है कि वह कम्युनिकेट किसके बारे में होनी चाहिए, वह कम्युनिकेट आप प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कीजिए, मेथड, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट के बारे में कीजिए, द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कीजिए, कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पर्सन, यानी कि उसके एंड में जो भी पर्सन काम कर रहे हो कॉम्पिटेंस है कि नहीं उसके बारे में बात कीजिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन यानी जो भी प्रोडक्ट वो बना के दे रहा है वो उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे कर रहा है इसके बारे में बात कीजिए। यह बात करता है 8.4.3 में। आइए अब हम बात करते हैं 8.5 यानी प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का। इसमें 8.5.1 में बात करता है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शैल इंप्लीमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशन एप्लीकेबल। यह बात करता है 8.5.1 में। और 8.5.2 में आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी की बात करता है। कहने का मतलब कि कोई भी आउटपुट निकल रहा है उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से उसकी ट्रेसिबिलिटी देंगे। फॉर एग्जांपल यदि कोई आपका मार्केट में जाता है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से आप ट्रेसिबिलिटी उसमें किए हैं जिससे कि आप पता चल जाए कि किस डेट को बना है, किस शिफ्ट में बना है, कौन बनाया है। यह बात करता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी के बारे में। 8.5.3 कहता है कि जो कोई भी आपका कस्टमर का प्रॉपर्टी या एक्सटर्नल प्रोवाइडर का प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एंड में है उसको किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको सेफ गार्ड में रखना है, और जो भी उसका यूज़ करना है वह सही ढंग से यूज़ करे। यह बात करता है कि इंश्योर करे ऑर्गेनाइजेशन 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रूप में जो भी प्रोवाइडर दिया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है। आइए हम बात करते हैं 8.5.4 प्रीजर्वेशन की बात करता है। इस स्टैंडर्ड में यह कहता है, पहले बात करें कि प्रीजर्वेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जिस अवस्था में मिलता है उसी अवस्था में रखते हैं उसे हम कहते हैं प्रीजर्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज आप मार्केट से सब्जी लाते हैं तो आप चाहते हैं कि यह हरी सब्जी जो है जब तक ना बने तब तक वो हरी बना रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं, इसे हम कहते हैं प्रीजर्वेशन। उसी तरह से यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को भी जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो प्रोडक्शन से और सर्विस से जो भी प्रोडक्शन से पार्ट मिला वह उसी ओके कंडीशन में मिला है तो ओके कंडीशन में ही अपने कस्टमर एंड को डिस्पैच करना है। यह बात करता है 8.5.4 में, यानी कि उसे आइडेंटिफिकेशन करके मिला तो आइडेंटिफिकेशन ही रहना चाहिए, पैकेजिंग अगर जिस तरह से मिला उसी तरह से रहना चाहिए। यह बात करता है 8.5.4 में। आइए अब हम बात करते हैं 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। दोस्तों यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हम डिलीवरी के पहले करते हैं उसे हम कहते हैं प्री डिलीवरी एक्टिविटीज़, और जो एक्टिविटीज़ हम डिलीवरी के बाद यानी डिस्पैच के बाद जो एक्टिविटी करते हैं उससे हम कहते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर स्टैंडर्ड यही कहता है कि जब आप डिलीवरी कर चुके हैं उसके बाद
जो एक्टिविटी है वह करने की बात करता है, और यह एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड हो सकता है, या वह कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी है उससे हो सकता है, कस्टमर फीडबैक के अनुसार हो सकता है। यानी कुल मिला के जब हम वह एक्टिविटी जो कि हम डिस्पैच कर देते हैं, जैसे कि वारंटी देना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अगर वह बैटरी डिस्पैच करती है कस्टमर को, अगर वह वारंटी दे रही है अगर 3 साल का, तो 3 साल के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका एक्टिविटी क्या है, कस्टमर के अनुसार जो भी सिस्टम है उसके अनुसार फॉलो करना चाहिए। यानी कि रिप्लेस करना है, चेंज करना है, क्या करना है, वह कस्टमर के अनुसार जो भी एक्टिविटीज़ है वो करना चाहिए। वह बात करता है 8.5.5 में। आइए अब हम बात करते हैं 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस। इसमें यह कहता है कि कोई भी प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का चेंजेज हुआ है उसको आप डॉक्यूमेंट के रूप में रखिए। यह बात करता है 8.5.6 के रूप में। आइए अब हम बात करते हैं 8.6 यानी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। इसमें यह कहता है कि इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझे। सपोज कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्ट अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को कई स्टेशन से, कई सीक्वेंस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसमें यही बात कहता है कि कोई भी सीक्वेंस पे, कोई भी स्टेशन पे जो एक्टिविटी है उसको, जो भी उसका इंस्पेक्शन का मेथड है उसको करने कीजिए, तभी रिलीज कीजिए नेक्स्ट स्टेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। यह बात करता है 8.6 में। यानी कि आपको बिना इंस्पेक्शन किए हुए हर स्टेशन पे, हर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करना है। यह बात करता है 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बात करते हैं 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग इन आउटपुट्स की। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद कैसे कंट्रोल होगा, इसके बारे में बात करता है 8.7 के बारे में। और क्लाउज नंबर 8.7.1 में यह बात करता है कि जो जब भी कोई आउटपुट्स आपका नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन जाता है तो यह जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह से उसको कंट्रोल करेगा, किस तरह से केयर करेगा, जिससे कि कोई भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर एंड पे डिस्पैच ना हो सके। उसके लिए हो सकता है उसको करेक्शन करना पड़े। करेक्शन मतलब इमीडिएट एक्शन को करेक्शन कहते हैं, या सेग्रीगेशन करना पड़े, या कोई मेजर इशू है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करें। यदि ज़रूरत है तो कस्टमर को जो है उसका कंसेशन ले, यानी कि उससे डेविएशन ले कि यह चलेगा या नहीं चलेगा। जो भी एक्टिविटीज़ करना है वह करना पड़ेगा नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। यह बात करता है क्लाउज नंबर 8.7.1 में। क्लाउज नंबर 8.7.2 में बात करता है कि जो आपने नॉन कन्फर्मिंग ने आपने एक्शन जो लिया है वह डॉक्यूमेंट के रूप में आप उसको रिटेन कीजिए। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना है डॉक्यूमेंट को, इफ़ एनी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन जाता है तो। इसका मतलब यह है कि उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, या नॉन कन्फर्मिंग का जो भी रीज़न है उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डिस्क्राइब होनी चाहिए, और जो भी एक्शन आपने लिया है उसका डिटेल होना चाहिए, और जो भी कंसेशन यदि आपने लिया है कस्टमर से उसका भी डिटेल होना चाहिए, और जो भी अथॉरिटी डिसीजन लिया है उसको चलाने के लिए या एक्सेप्ट किया है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। यह बात करता है क्लाउज नंबर 8.7.2 में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लाउज नंबर 9 यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके पहले हमने 6 नंबर में प्लानिंग की बात की थी, 4.4 में आपका प्रोसेस की बात किया था, और उसके बाद हमने 8 नंबर में ऑपरेशन की बात किया था। अब हम करेंगे कि जो भी हमने किया है उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करने के लिए करेंगे। वह है 9 परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन। इसमें हम 3 सब क्लाउसेस है। 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। 9.2 इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे। 9.3 जो है वह मैनेजमेंट रिव्यू की बात करते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले है 9.1, इसमें मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? जब भी हम कोई प्रोसेस का पैरामीटर को हम चेक करते हैं उसे हम मॉनिटरिंग कहते हैं। और किसी प्रोडक्ट का यदि हम चेक करते हैं उसका डायमेंशन यानी कि
लेंथ हुआ, ऑडी हुआ, ओडी हुआ, और उसका डेप्थ हुआ, आईडी हुआ, यह सब चेक करते हैं मेजरमेंट में। और मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर का, यदि हमें रेंज देखना है कि किसी मशीन का टेम्परेचर का रेंज कितना जा रहा है, तो उसे हम टेम्परेचर मीटर से चेक करेंगे, इसे हम मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग कहेंगे। और जो डायमेंशन का हम जो चेक करते हैं उसे हम मेजरमेंट कहेंगे। और इस दोनों से, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से जो हमें डाटा मिलता है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं और उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। यह बात करता है 9.1 में। अब आइए हम बात करते हैं कि 9.1.1 जनरल में क्या बात करता है। यह स्टैंडर्ड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी मॉनिटरिंग करनी है या मेजरमेंट करनी है, उसको हमें फाइंड आउट यह करना है कि कौन सा प्रोसेस के पैरामीटर को मॉनिटरिंग करनी है और कौन सा प्रोडक्ट के डायमेंशन को हमें मेजर करना है, यह पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके बाद यह भी कहता है कि जो भी हम मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करने जा रहे हैं वह उसका मेथड क्या रहेगा, इसके बाद हम कब इसको करेंगे यह भी डिफाइन करना है। और उसके बाद जो डाटा निकल के आएगा उसका एनालाइज और इवैल्यूएशन कब करेंगे यह भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें। और उसके सभी प्रोसेस को जो हमने डाटा लिया वह सबको एविडेंस के रूप में आपको रिटेन करना है। यह बात करता है 9.1.1 में जनरल में। आइए अब हम बात करते हैं 9.1.2 कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। यह स्टैंडर्ड कहता है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटरिंग, एनालाइज और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाई है यह भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है, उसका एनालाइज करना जरूरी है और उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अब बात आती है कि हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कस्टमर का हम फीडबैक ले सकते हैं, जो हमने मटेरियल सप्लाई करे उसके बारे में उसका क्या फीडबैक है वो ले सकते हैं, या हम कस्टमर के साथ मीटिंग करके कर सकते हैं, या हम कस्टमर का सर्वे करें, या फिर हम कस्टमर के पोर्टल पे जो भी हमारा स्टेटस है उसको देख करके हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मूल्यांकन और उसका हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 9.1.3 में, जिसमें एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की बात करता है। बात यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को है वह एनालाइज और इवैल्यूएशन करना चाहिए। किसका किसका करना चाहिए, वह प्रोडक्ट और सर्विसेज का एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के रेटिंग के रूप में जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कितना है नहीं है, इसका उसका एनालाइज और मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितना इफेक्टिवली परफॉर्मेंस कर रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और हमारा जो प्लानिंग हमने किया था उसका कितना अचीव हो रहा है उसका हमने एनालाइज करके मूल्यांकन करना चाहिए। और जो हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटी को जो हमने डिफाइंड किया था वह कितना हद तक इफेक्टिव हो रहा है इसका एनालाइज करके इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम कितना इम्प्रूवमेंट हमने किया, कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसका भी एनालाइज करना चाहिए। यह सब बातें करता है 9.1.3 में। आइए अब हम बात करते हैं 9.2 का, जो कि इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है। इसमें स्टैंडर्ड यह कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए एक इंटरवल ऑफ टाइम से। उसमें यह कहता है कि जो इंटरनल ऑडिट हो वह किस लिए करना चाहिए, इसके बारे में बात करता है कि वह कंफर्म करे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है वह पूरा हो रहा है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। और इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ISO 9001 का 2015 का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्म करने के लिए इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट सही ढंग से हुआ है कि नहीं, इसका भी कंफर्म करने के लिए हमें इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। यह सब बातें करता है क्लाउज नंबर 9.2.1 में। आइए अब हम बात करते हैं कि क्लाउज नंबर 9.2.2 क्या बात करता है। यह बात इसमें यह करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसकी बातें करता है। यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले प्लान बनाए, उसको इस्टेब्लिश करे, इम्प्लीमेंट करे, मेंटेन करे, जितने इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम है उसको यह बात करने के लिए कहता है। और यह कहता है कि जो भी वह इंटरनल ऑडिट जब करने जा रहा है तो वह सबसे पहले क्राइटेरिया डिसाइड करे, यानी कि कब
किस डिपार्टमेंट को करना है, उसका चेक पॉइंट क्या क्या रहेगा, क्या क्या उसका स्कोप चेक करने को रहेगा, यह डिफाइन करने के लिए कहता है। साथ ही साथ यह भी यह कहता है कि जो भी उसमें ऑडिट करने जाएगा उस ऑडिटर को डिसाइड करना चाहिए, उस ऑडिटर को डिसाइड करना है, ऑडिटी को डिसाइड करना है, और ऑडिटर इस तरह से डिसाइड होनी चाहिए कि वह जो भी ऑडिट करने जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, यानी कि कोई भेदभाव डिपार्टमेंट वाइज में न रहे। इसके लिए दोस्तों क्या एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ऑडिट करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना ही डिपार्टमेंट का अपना ही इंटरनल ऑडिट करके उस रिपोर्ट को सबमिट करें। इसमें सही ढंग से ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ यह कहता है कि इंटरनल ऑडिट करते समय जो भी ऑडिट का फाइंडिंग निकल के आती है उसे हमें अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए, और उस एनसी पॉइंट को, जो भी एनसी पॉइंट निकलता है उसका करेक्टिव एक्शन इमीडिएट लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इसके साथ जो भी हमने इंटरनल ऑडिट किया वह एक डॉक्यूमेंट के रूप में एज ए एविडेंस रखना चाहिए। यह सब बातें करता है क्लाउज नंबर 9.2.2 में। आइए अब हम बात करते हैं 9.3 जो कि मैनेजमेंट रिव्यू की बात करता है। दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वह रिव्यू करेगा, मैनेजमेंट रिव्यू करेगा कि उसका जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हुआ है वह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, यह सब जानने के लिए मैनेजमेंट रिव्यू जरूरी है। अब यहाँ बात आती है कि मैनेजमेंट रिव्यू कौन करेगा, किसको करेगा, कब करेगा, यह सब बातें हमारे दिमाग में आती है। तो दोस्तों इसमें 3-4 बातें आपको जानना जरूरी है जिसके चलते कि आप मैनेजमेंट रिव्यू का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले है कि हु, कौन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू टॉप मैनेजमेंट करेगा। वाई, क्यों करेगा, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में जानने के लिए करेगा कि किस तरह से वह काम कर रहा है। विच, किसको करेगा, तो वह क्वालिटी मैनेजमेंट को करेगा। और व्हेन, कब करेगा, तो एक टाइम डिसाइड करेगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी उसको सुटेबल होगा उसके अनुसार करेगा। वैसे जनरली साल में 2 बार करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यह रहा आपका 9.3.1 मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट रिव्यू होगा वह 9.3.2 में कहता है कि मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स, यानी कि जो मैनेजमेंट रिव्यू होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए करना है। वह पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रीवियस जो भी MRM हुआ यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुई है उसका प्रीवियस पॉइंट्स रहना चाहिए, और जो भी अगर मेजरमेंट जो भी अगर मेजर चेंजेज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बात करें, और जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का स्टेटस से लेकर करेगा, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, यह सब बातें इस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में इनपुट के रूप में होना चाहिए। दोस्तों यह भी सभी पॉइंट को हमने एक टेबल में समराइज करने की कोशिश किया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, देखिए टेबल में क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले है एक्टिविटी, स्टेटस, एक्शन, रिव्यू डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीटिंग। इसमें यह कहता है कि एक्टिविटी जितने आपका इनपुट है वह इसमें लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल स्टेटस ऑफ लास्ट एमआरएम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का जो लास्ट पॉइंट है उसको लिखिए, उसका स्टेटस लिखिए, कौन सा पेंडिंग रह गया, उस पर एक्शन क्या करना है उसको लिखिए, रिव्यू डेट क्या था यह लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा, और यह रिमार्क। इसी तरह से सभी पॉइंट को यहाँ लिखिए जैसे कि हमने लिखा है इशू चेंजेस, परफॉर्मेंस ऑफ QMS, इंटरनल ऑडिट का स्टेटस, रिसोर्सेज का स्टेटस, इंप्रूवमेंट, यह सब पॉइंट रहा आपका 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट का, जो कि हमने एक टेबल में समझाने की आपको कोशिश किया। अब बात आती है कि 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट की। जब हम इनपुट लेकर के मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग किया हमने, तो फिर उस पर कुछ डिसीजन होता है, उससे हम आउटपुट करते हैं। उस आउटपुट को हम उस पर एक्शन लेना है, जो कि इसको भी हमने एक टेबल के रूप में समझाने की
कोशिश हमने किया है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर टेबल जो है सेम रहेगा, एक्टिविटी, स्टेटस, सेक्शन, रिव्यू डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिमार्क। और यहाँ पे पॉइंट जिस पे फाइनली डिसाइड हुआ कि इस पर एक्शन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट का, इसमें स्टेटस क्या है, क्या एक्शन लेना है, क्या रिव्यू डेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, उसी तरह से चेंजेज अगर हुआ है तो रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, यह सब पॉइंट्स आप इसमें मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में लिख करके उसको समराइज करके एक टेबल में आप लिख सकते हैं। यह कहता है बात 9.3.3 में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो क्लाउज नंबर 10 है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, यह स्टैंडर्ड कहता है। और इसमें जो है 3 सब क्लाउसेस है। एक है 10.1 जनरल की बात करता है, 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन की बात करता है, और 10.3 जो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करता है। आइए दोस्तों, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 10.1 जनरल का। इसमें यह स्टैंडर्ड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अपॉर्चुनिटी और रिस्क जो उसने फाइंड आउट किया था उसके आधार पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि रिस्क को आप कम कीजिए और अपॉर्चुनिटी को और बढ़ावा दीजिए। इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंक्लूड होना चाहिए वह जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वह है कस्टमर से रिलेटेड, यानी कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, इस पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लेकर के। और इसके साथ साथ यदि कोई अनडिजायर्ड उस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको हम फाइंड आउट करके उसको अनडिजायर्ड इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट करके और प्रिवेंट करके। और इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली वो परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, इसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 9.1 में यह इसकी बात हुआ कि किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट किस किस फील्ड में हम कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। इसमें यह स्टैंडर्ड कहता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के नॉन कन्फर्मिटी अगर पैदा होता है, आकर्ष हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको कंट्रोल यानी कि करेक्ट कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी कहता है कि जो भी उसका रीज़न है नॉन कन्फर्मिटी का, उसके रूट काउज पे ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा वह सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो। और इस साथ साथ यह कहता है कि जो भी हमने एक्शन लिया है उसके इफेक्टिवनेस को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, जिससे कि वह सही ढंग से चल रहा है कि नहीं उसका पता लग सके। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10.3 जो कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करता है। यह स्टैंडर्ड कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। कहने का मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार सुधार होना चाहिए। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है जो कि एक इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाती है जिसमें एक प्रोसेस हो रहा है सोल्डरिंग का। यदि सोल्डरिंग पहले उसके प्रोसेस में जो सोल्डरिंग का प्रोसेस हो रहा था पहले मैन्युअली हो रहा था, उसके बाद उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया और उसे ऑटोमेशन में मशीन के द्वारा करने लगा, जिससे कि उसका प्रोसेस में सुधार हुआ। और उसके बाद फिर उसने रोबोटिक सिस्टम सोल्डरिंग का कर दिया, जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो प्रोसेस में हो रहा था वह दूर हो गया। इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो स्टैंडर्ड यही कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का हर प्रोसेस में, अपने प्रोसेस में, अपने पार्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज में, अपने सिस्टम में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। यह बात करता है 10.3 में। तो दोस्तों, यह रहा क्लाउज नंबर 10 जो इम्प्रूवमेंट की बात करता है। यहाँ पर समाप्त होता है आपका 10 नंबर इम्प्रूवमेंट का। और इसके साथ ही साथ यह भी समाप्त होता है ISO 9001-2015 का। जितने हमने क्लाउज समझाने की कोशिश किया यहाँ पे पूरा होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी क्लाउसेस और सब क्लाउसेस आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और जिससे कि मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।